नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास टेकरे। आइए जानने का प्रयास करते हैं इतिहास लेखन एमए द्वितीय सेमेस्टर इकाई 4 इतिहास के प्रमुख विवाद। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के सबसे प्रमुख विवादों में से एक भारतीय इतिहास में नारियों की स्थिति। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति बेहतर कभी रही भी है या फिर वैसी ही जैसी आज है। दोस्तों, मैं खुद एमए द्वितीय सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ, इसीलिए पूरी कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी बेहतर तरीके से समझ सकूँ और आपको भी समझा सकूँ। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। ये किताब थी डॉक्टर एस.एल. वरे की इतिहास लेखन, जिसके ज़रिए हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर इतिहास के प्रमुख विवाद आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर पहला विवाद आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के विवादित विषय। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रमुख विवादों में से पहला है नारी के विषय में विवाद, दूसरा दास प्रथा के विषय में विवाद और तीसरा आर्यों के मूल निवास स्थान पर विवाद। आप इन्हें अच्छे तरीके से इसी तरह से फ्लोचार्ट बना सकते हैं। दूसरा आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विवादित विषय। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला विवाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक की योजना एवं उनके द्वारा उनके पिता की हत्या किए जाने पर विवाद। इसके बाद शाहजहां के ताजमहल पर विवाद और फिर औरंगजेब पर विवाद। ये मध्यकाल के प्रमुख विवाद रहे। फिर आधुनिक काल के भारतीय इतिहास के विवादित विषयों की बात करें तो यहाँ पर आता है 1857 की क्रांति के स्वरूप के विषय में विवाद, कांग्रेस की स्थापना पर विवाद, भारत विभाजन पर विवाद, असहयोग आंदोलन के स्थगन पर विवाद। ये कुछ आधुनिक भारत के विवाद हैं। इन सभी में से एक महत्वपूर्ण विवाद आता है जो कि इन सभी विवादों में सर्वोपरि है, वो है भारतीय नारी इतिहास लेखन। भारतीय नारी के विषय में इतिहास लेखन क्या कहता है कि हमारे समाज में भारतीय नारियों की स्थिति कैसी रही। इसे भी हम 3 भागों में पहले रूप में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में नारी का इतिहास लेखन, फिर मध्यकाल में नारी का इतिहास लेखन। मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। फिर इसके बाद हम आधुनिक काल में नारी का इतिहास लेखन देखेंगे और इसे भी हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला आज़ादी के पूर्व नारी का इतिहास लेखन और आज़ादी के पश्चात नारी का इतिहास लेखन। नारी के इतिहास लेखन से मतलब है नारी की स्थिति से। यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि नारियों के प्रति किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पर यह मतलब है कि समाज का उस समय किस प्रकार से दृष्टिकोण था। सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति की बात करें, अगर आप इतिहास सामान्य रूप से भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा वंश कब आया, कौन सी सभ्यता कब थी। बस इन्हें आपको सीक्वेंस में जमाते हुए चलना है और नारियों की स्थिति के बारे में लिखना है। थोड़े बहुत फैक्ट आपको याद करने ही होंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, तो सिंधु सभ्यता में आप नारी की स्थिति लिख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के जस्ट बाद ऋग्वैदिक काल आती है और ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने पर महाजनपद बनते हैं और महाजनपद के आगे मौर्य काल आता है। मौर्य काल के जस्ट बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त, गुप्त के बाद राजपूत काल और राजपूत काल के बाद पूर्व मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल से मतलब कि राजपूत के अलावा भारत में और कौन कौन से साम्राज्य थे उनके बारे में, और 8वां आर्थिक जीवन किस प्रकार से उनका था। इस प्रकार से इन 9 पॉइंट्स के जरिए आप प्राचीन काल में नारी की स्थिति बता सकते हैं। केवल आपको वंशों का सीक्वेंस याद रहना चाहिए। अगर आप 9 पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम आप 5 पॉइंट इनमें से तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद मध्यकाल में नारी की स्थिति की बात करते हैं। सल्तनत काल में नारी की स्थिति, सल्तनत काल से मतलब है 1206 में, जब 1204 में मतलब कि गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है और दिल्ली सल्तनत 1206 में स्थापित हुआ और दिल्ली सल्तनत के बाद ये 1526 तक, जब तक इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा न गया और मुगल
साम्राज्य की स्थापना न हुई तब तक मध्यकाल चलता रहा सल्तनत काल का। सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, तुगलक वंश, और फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद में मुगल काल आता है। मुगल काल 1526 से मुख्य रूप से 1707 तक चलता है। चलता तो ये 1857 तक है, जब तक बहादुर शाह द्वितीय को कैद में करके रंगून न भेज दिया जाए, लेकिन मोटे तौर पर यह औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मध्यकाल को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। वहीं आधुनिक काल को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला आज़ादी से पूर्व और दूसरा आज़ादी के बाद। आज़ादी से पूर्व में हम स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की स्थिति, हम पुनर्जागरण में उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, हम ब्रिटिश काल में उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, और आज़ादी के बाद 1947 से लेकर वर्तमान तक महिलाओं के लिए क्या प्रयास हुए हैं और उनकी स्थिति किस प्रकार से है, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अज्ञेय जी कहते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, अतीत जितना अधिक पुराना होगा उसकी यथार्थ प्रस्तुति उतनी ही मुश्किल होगी। आज हम देखते हैं सामान्य रूप से किसी भी महापुरुष पर या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर बड़ी आसानी से उंगली उठा दी जाती है कि वे ऐसे थे, वे वैसे थे, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई प्रमाण है ही नहीं किसी के पास कि वे कैसे थे। ये तो राज था जो वे अपने साथ ले जा चुके हैं। यही कारण है कि इतिहास पुराना होने पर उसकी यथार्थ प्रस्तुति हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि हर कोई अपने इतिहास को झांककर देखने का प्रयास करता है और मिलता है तो बाबा जी का टुल्लू। देखिए, हम जानने का प्रयास करते हैं, हिंदी व अंग्रेजी में 3 प्रकार के लिंग का वर्णन मिलता है, जबकि संस्कृत साहित्य में यह संख्या 4 बताई गई है। किंतु इतिहास में हमारा संबंध केवल 2 से है, स्त्री एवं पुरुष। भारतीय समाज सदैव से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। यहाँ पर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व किया जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाज स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है, परंतु यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इतिहास के भिन्न युगों में उनकी स्थिति के उत्थान पतन में दृष्टिगोचर होता रहा है। इस विषय पर डॉक्टर अल्टेकर कहते हैं, नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को समाज की सभ्यता का मानदंड स्वीकार किया है। अल्टेकर ने इस प्रकार कहा है कि भैया, जो नारी के प्रति समाज में जितना ज़्यादा सम्मान होगा, वह समाज व सभ्यता उतनी ही समृद्ध और उतनी ही शक्तिशाली या फिर उतनी ही बेहतर कही जाएगी। यही कारण है कि आज भी वर्तमान स्थिति से कई गुना ज़्यादा बेहतर इतिहास पढ़ने पर हम पाते हैं कि मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। अब हम पॉइंट्स के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति पर विवाद। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा समझाने के बजाय पढ़ने पर जोर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें याद करेंगे, और फैक्ट को केवल याद करके आपको अपनी विचारधारा पर, अपनी मनोदशा के आधार पर या फिर अपने शब्दों के आधार पर आंसर शीट में लिखना होता है। केवल शब्दों का ध्यान रखिए। 20 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए जब हम 20 रटकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे परसेंटेज कम आते हैं। यही कारण है कि आप फैक्ट याद कीजिए, और जब आप दूसरी बातें लिखें तो उन्हें एक अच्छी भाषा शैली में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितनी बेहतर भाषा शैली होती है उतना ही बेहतर आंसर होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की स्थिति पर विवाद या फिर लेखन, आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर की गई खुदाई में स्त्रियों की कई मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक मूर्ति से स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जो पृथ्वी की देवी की मूर्ति है। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर मातृ देवी की पूजा उपासना करते थे। नारी प्रतिमाएं अत्यधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और एक नारी ही उनकी शीश देवी थी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में महिलाओं का सम्मान बहुत ज़्यादा अधिक था। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मुख्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व में सन
पीछे से आगे की ओर आते हैं, यानी कि पहले 100 आएगा फिर 99 आएगा, और वर्तमान समय में पहले 99 आता है फिर 100 आता है। इस काल में हमें समाज तो पितृसत्तात्मक मिलता है, परंतु इस काल में नारी की स्थिति समाज में सम्मानित ही हम पाते हैं। ऋग्वेद में भी नारी पुरुष में विभेद करने वाली कोई ऋचा नजर नहीं आती है, परंतु विद्वानों का एक वर्ग जो कि ऋग्वेद का नकारात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उसका मानना है कि ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाओं में पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं की गई है। यहाँ तक कि विवाह का प्रमुख उद्देश्य भी पुत्र प्राप्ति ही था। यहाँ तक कि विवाह का प्रमुख उद्देश्य भी पुत्र प्राप्ति ही था। अत्यधिक पुत्रों के जन्म की कामनाएं की जाती थी। एक मंत्र में कहा गया है कि हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि इसका पति 11वां होवे। अतः कन्याओं के जन्म की तुलना में पुत्र जन्म को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके विपरीत विद्वानों का दूसरा वर्ग जो स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, वह ऋग्वेद काल में नारी की स्थिति को हर प्रकार से सम्मानीय बताता है। ऋग्वेद में अनेक ऐसी विदुषी एवं दार्शनिक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने कई मंत्रों एवं ऋचाओं की रचना की थी। विश्वधारा, घोषा, अपाला, इंद्राणी, मैत्री जैसी महिलाएं इसके उदाहरण हैं। इसमें विश्वधारा को ब्रह्मवादिनी एवं मंत्र दृष्टि कहा गया है। इस समय तक समाज में सती एवं पर्दा प्रथा का अस्तित्व नहीं था। ऋग्वैदिक काल में स्त्री को 2 अधिकार प्राप्त नहीं थे। पहला, इन्हें शासन करने के योग्य नहीं माना जाता था, और दूसरा, इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल का रहा है। इस काल में भी स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तरह ही सम्मानीय बनी रही। बिना स्त्री के पति पत्नी के पुरुष का यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता था। महाकाव्य काल में भी सीता की अनुपस्थिति में राम को हम अश्वमेध यज्ञ के समय माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ बैठा हुआ देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में नारी के बिना ग्रह की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं इस समय महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी। उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में आर्थिक गिरावट आ चुकी थी। अब कन्याओं को गुरुकुल भेजने के स्थान पर घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था का समर्थन किया जाने लगा था। स्त्रियों का सामाजिक समारोहों में जाना बंद हो गया था। विधवाओं की स्थिति में हम इस काल में 3 प्रथाओं का अस्तित्व पाते हैं। विधवाएं प्रायः अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। नियोग के द्वारा केवल एक पुत्री की उत्पत्ति के लिए अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध कर सकती थी। यद्यपि प्रथा का प्रचलन नहीं था, तथापि किन्हीं परिस्थिति में वह सती भी हो सकती थी। इस प्रकार से 3 ऑप्शन उनके साथ थे। पहला, या तो वे अपने देवर से विवाह कर ले, दूसरा, संतान उत्पत्ति के लिए किसी मर्द के साथ संबंध बना ले, और तीसरा, वे या फिर अपने मृत पति के साथ सती हो जाएं। इस समय सती किसी भी प्रकार से बाध्यकारी प्रथा नहीं थी, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह इस समय प्रथा के तौर पर चल रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य युग। मौर्य काल में अंतर्जातीय एवं बहुविवाह का प्रचलन था। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी कन्या से विवाह किया था। अर्थशास्त्र में गणिकाओं की देखरेख के लिए गणिकाध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख हम पाते हैं। अर्थशास्त्र में स्त्री को असूर्यपश्या अर्थात सूर्य को न देखने वाली कहा गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस समय पर्दा प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। इस काल में स्त्रियों को अंगरक्षकों के रूप में रखा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं सातवाहन युग। सातवाहन काल जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में रहा। इस समय शासकों के नाम के आगे उनकी माता का नाम लगा होता था, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलभावी, गौतमी पुत्र सतकीर्ण आदि। इससे स्त्रियों की स्थिति के बारे में पता चलता है कि सातवाहन समय में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। नागनिका एवं बलश्री आदि स्त्रियां शासिका के रूप में हमें नजर आती है। इसके बाद हम देखते हैं गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पर इतिहास लेखन या विवाद। गुप्त काल 320 से 500 ईस्वी तक चलता रहा। आगे भी चला, लेकिन मुख्य रूप से यह इसका समय काल है।
सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण हमें गुप्त काल में ही मिलता है। सती का उल्लेख एरन स्थित 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें मित्र इसमें उसके मित्र गोपराज की मृत्यु उपरांत उसकी पति उसी के साथ सती हो गई थी। अतः इससे ज्ञात होता है कि समाज में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गुप्तोत्तर काल में भी हम सती प्रथा के कई प्रमाण पाते हैं। हर्ष की माता एवं प्रभाकर वर्धन की पत्नी भी सती हो गई थी। हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचाया था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में वैश्या प्रथा का अधिक प्रचलन था। मंदिरों में देवदासी प्रथा भी थी। देवदासी प्रथा से आशय लोग अपनी बेटियों को, जिन्हें वे अपने घर पर नहीं रखना चाहते थे, वे मंदिरों को दान कर देते थे और मंदिरों की सेवा करने वाली लड़कियां देवदासी कहलाती थी। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षकों का उल्लेख किया है, परंतु इस काल में गणिकाओं की दशा बौद्ध काल के समान अच्छी नहीं थी। इस काल में स्त्री को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद हम देखते हैं राजपूत युग। राजपूत काल मुख्य रूप से 700 से 1200 ईस्वी तक चलता रहा, अथवा पूर्व मध्यकाल में हम बाल विवाह, सती प्रथा एवं जौहर प्रथाओं की अधिकता पाते हैं, जो स्त्रियों की गिरती स्थिति का सूचक है। विधवाओं को इस काल में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, जिसका परिणाम था व्यापक पैमाने पर सती प्रथा। इसके बाद हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल, 7वीं से 10वीं शताब्दी। पूर्व मध्यकाल से आशय वह समय है, यानी कि यह भी राजपूत काल के समय के साथ समानांतर चल रहा है, लेकिन राजपूत के अलावा जो देश में और दूसरे साम्राज्य थे, क्षेत्र थे, उनके बारे में पूर्व मध्यकाल में हम जान सकते हैं। यह भी 7वीं से 10वीं शताब्दी तक था। इस समय कुछ विदुषी एवं प्रशासक महिलाओं का उल्लेख मिलता है। चालुक्य वंशी विजय भट्टारिका 7वीं शताब्दी। कश्मीर में सुगंधा एवं रानी दिद्दा। रानी दिद्दा का शब्द दीदी नाम से उत्पन्न हुआ और यह अपने क्षेत्र की लोकप्रिय रानी थी। इनका शासन 10वीं शताब्दी में रहा एवं अक्का देवी तथा भैला देवी आदि गुजरात की चालुक्य रानियों ने अपने राज्य का प्रशासन सफलतापूर्वक संचालित किया था। राजशेखर की विदुषी पत्नी सुंदरी तथा मंडन मित्र की पत्नी भारती ने तो शास्त्रार्थ के दौरान आदि शंकराचार्य को पराजित किया था। अलबरूनी भी बताता है कि इस काल में स्त्रियों की पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था थी और उनका जीवन बेहतर था। दोस्तों, साथ ही आप दक्षिण भारत की एक रानी का नाम रानी रुद्रम्मा देवी के नाम से भी जानते होंगे। अगर आप इनके बारे में कम जानते हैं तो यूट्यूब में आसानी से रानी रुद्रम्मा देवी करके एक बहुत बेहतरीन फिल्म आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि किसी भी महिला को शासिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। इसीलिए रानी रुद्रम्मा देवी अपने आप को पुरुषों की भांति दिखाया करती थी ताकि लोग उनका विरोध न करें। इसके बाद हम मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति और दूसरा आधुनिक काल में माफ़ कीजिएगा मुगल काल में महिलाओं की स्थिति। आइए जानते हैं सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आने लगी थी। बर्बर मुस्लिम आक्रांता उन्हें न केवल आमोद प्रमोद का साधन मानते थे, अतः सल्तनत काल में प्रत्येक पिता अपनी पुत्री की सुरक्षा हेतु शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करने का इच्छुक हो गया था। भारत में मुसलमानों के आगमन के कारण ही पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ था। हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पर्दा प्रथा बहुत पहले ही गुप्त काल से प्रारंभ हो चुकी थी, मौर्य काल से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस समय इसका पैमाना, इसका रूप बहुत व्यापक रूप में हो गया था। हिंदू समाज में उच्च परिवार की महिलाएं तो शिक्षित थी, किंतु निम्न वर्ग से संबंधित स्त्रियां एवं ग्रामीण अंचल में रहने वाली स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का पूर्णतः अभाव था, जिसका कारण पर्दा प्रथा की कठोरता थी। स्त्रियां घर की चार दीवारियों में बंद रहकर दासी के समान जीवन व्यतीत करती थी, जिसके कारण उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया था। तुलनात्मक दृष्टि से इस युग की मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति हिंदू महिलाओं की तुलना में अच्छी थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार तथा तलाक का अधिकार प्राप्त था।
जो कि हिंदू महिलाओं को नहीं था। हालांकि इन प्रचलित बहुविवाह प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का जीवन भी नारकीय हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं मुगल काल में महिलाओं की स्थिति पर इतिहास लेखन। मुगल काल में भी स्त्रियों की दशा निरंतर पतन की ओर अग्रसर थी। बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह और पर्दा प्रथा के प्रचलन ने समाज में महिलाओं की स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया था। उदार मुगल सम्राट अकबर ने स्त्रियों की रक्षा के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे, परंतु वह उसे पूरी तरह से समाप्त करने में असफल रहा। हिंदू समाज में सामान्यतः एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, किंतु शाही और सामंत परिवारों में एक से अधिक पत्नियां रखने की परंपरा थी। मुस्लिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति 4 विवाह तो कर ही सकता था। इसके अतिरिक्त शिया संप्रदाय में प्रचलित मुतअह विवाह अर्थात अस्थायी विवाह जो निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जिसे हम एग्रीमेंट मैरिज के नाम से भी जाने जाते हैं, कि कुछ शर्तों के आधार पर कुछ समय के लिए पति पत्नी का रिश्ता। इसके कारण लोग अनेक विवाह करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिलाओं को अत्यधिक मानसिक व शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, आपका काम केवल समझना है। मैं यहाँ केवल आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। यहाँ पर समझने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़कर ये आसानी से समझ में आ जाने वाली बातें हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और कुछ बेहतर सीखेंगे और आंसर राइटिंग अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल में महिलाओं की दशा। आज़ादी से पूर्व आधुनिक काल में महिलाओं को समाज में महत्व प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं माना। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया और बहुविवाह की निंदा की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के प्रमुख प्रयास किए और वकालत की। साथ ही विधवा विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सफल रहे। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के विरुद्ध भी आंदोलन किए। कालांतर में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में नारी मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से भी पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद हम देखते हैं आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति। 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस नामक संस्था की स्थापना के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 1955 ईस्वी व 1956 में पारित किए गए, जिससे महिलाओं और पुरुषों के मध्य का अंतर न करना स्वीकार किया गया तथा उन्हें बिना किसी लिंग भेद के संविधान के या फिर राष्ट्र के समकक्ष मान लिया गया। विभिन्न महिला संगठनों ने समय समय पर आंदोलनों के माध्यम से जागरूकता का परिचय दिया। 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि के विरुद्ध के समय 1974 ईस्वी में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के अवसर पर तथा 1970 ईस्वी में छत्तीसगढ़ माइंस संघ की महिलाओं ने भिलाई आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इसके कारण सरकार को उनके हितों की सुरक्षा की ओर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति में भले ही कुछ उत्थान पतन समय समय पर होता रहा हो, परंतु वर्तमान समय में वे महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं और समाज में उनका आदर व सम्मान भी पुरुषों से कम नहीं है। इस प्रकार से आप समझकर अच्छी तरह से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कर रहे हो तो पॉइंट यही ले सकते हैं, लेकिन आपको और अच्छे फैक्ट लेकर उस आंसर को थोड़ा छोटा करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दोस्तों, हम सदैव ये सोचते हैं हमेशा कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरे की माँ बेटियों को लाकर अपने घर में पीटते हैं, लेकिन अगर हमारी बेटी को, हमारी बहन को कोई मारता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। जब कोई करता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये मैं पति हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे गोविंदा सर की एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, जहाँ पर वे कहते हैं कि भाई साहब, शेक्सपियर ने कहा है कि औरत उस गुलाब की तरह है जिसकी महक को सूंघा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे कुचला नहीं जा सकता। पुरुष और महिला दोनों के बगैर समाज नहीं चल सकता।
हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।